नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में भीड़ है। पवन सुत हनुमान को प्रसन्न करने के लिए लोग पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव का बेहद शुभ दिन पड़ रहा है। साथ ही मंगलवार वाले दिन कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। आखिर वो कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिस समय की पूजा अर्चना बनाएगी आपके सारे बिगड़ेगा? तो चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, हनुमत आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, देश भर में गूंज रहा है जय हनुमान का नाम। जय श्री राम के जयकारों से गूंज रहा है बजरंग बली धाम। हनुमान जन्मो उत्सव के शुभ अवसर पर आज पूरे देश में भक्ति और हर्ष का उल्लास है। इस साल हनुमान जन्मो उत्सव पर अद्भुत संयोग बन रहा है। चलिए जानते हैं हनुमान जयंती के दिन कौन सा योग बन रहा है। हनुमान जयंती का मुहूर्त क्या है? वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल दिन मंगलवार को है। इसकी समाप्ति 24 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 5:18 पर होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस बार हनुमान जयंती 23 अप्रैल मंगलवार को है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो उस दिन मंगलवार था। इस साल भी हनुमान जयंती के दिन मंगलवार है। इस साल 23 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन चित्रा नक्षत्र और वज्र योग है। वज्र योग प्रातः काल से लेकर 24 अप्रैल को प्रातः 4:57 तक है। उस दिन चित्रा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर रात 10:32 तक है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं और त्रेता युग में प्रभु राम की मदद के लिए उन्होंने ये अवतार लिया था। वे भगवान शिव के परम भक्त हैं। माता सीता की खोज हो, संजीवनी बूटी लाना हो या फिर राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कराना हो, ये सब कुछ वीर बजरंगी ने किया, जिसकी वजह से उनको संकट मोचन कहा जाता है। प्रोग्रामिंग डेस्क एएमवी नेटवर्क। मेरा कोई नहीं संगी, मेरा साथ बजरंगी निभाएंगे। हनुमत आएंगे आएंगे आज आएंगे। बजरंग बली जिनकी महिमा अपरंपार है। पवन पुत्र हनुमान का जन्म उत्सव चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसे पूरे देश में हनुमान जयंती के रूप में मनाने का विधान बताया गया। मान्यता है कि हनुमान जी के जन्म उत्सव के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आज हनुमान जी के जन्म उत्सव पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट। महावीर की उपासना का सबसे बड़ा दिन हनुमान जन्मोत्सव। अंजनी पुत्र के प्राकट्य का दिव्य दिन हनुमान जन्मोत्सव। माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इस दिन विशेष पूजा उपासना करके आप अपनी कई समस्याओं का अंत कर मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो धरती पर विराजमान होकर भक्तों का उद्धार करते हैं। राम भक्त हनुमान की महिमा का कोई सानी नहीं है। उनकी शक्ति का कोई पैमाना नहीं है। दुख और मुसीबत की घड़ी में
महाबली हनुमान का ध्यान हर समस्या का समाधान कर सकता है। तो बजरंग बली की कृपा पाने के लिए हनुमान जन्म उत्सव पर कैसे करनी है पूजा उपासना। हनुमान जी की पूजा अभिजीत मुहूर्त में करें। उत्तर पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा रखें। हनुमान जी के साथ जय श्री राम के चित्र की स्थापना करें। हनुमान जी को लाल और श्री राम को पीले फूल अर्पित करें। लड्डुओं के साथ साथ तुलसी दल भी अर्पित करें। पहले श्री राम के मंत्र ओम राम रामाय नमः का जाप करें। फिर हनुमान जी के मंत्र ओम हम हनुमंते नमः का जाप करें। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना भी फलदायी है। मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। महावीर की शक्ति अपरंपार है। जो भक्त सच्चे मन से पवन सुत का ध्यान करता है, उसकी आराधना करता है, उसके दुखों को दूर करते हैं बजरंग बली। बजरंग बली के हर मंदिर, हर धाम, हर घर में उत्सव का माहौल है। अपने आराध्य के जन्म की खुशी में भक्त पूरी श्रद्धा और आस्था से उत्सव मना रहे हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क एएमपी नेटवर्क। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। आज शाम 4 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। पहले आज राष्ट्रपति एम्स ऋषिकेश के 4थे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी, जबकि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह विशिष्ट अतिथि दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यहां वह 598 छात्र छात्राओं को उपाधि देंगी और टॉपर छात्र छात्राओं को मेडल भी दिया जाएगा। इसमें 14 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 कांस्य समेत 16 पदकों से नवाजा जाएगा। दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगी। इसके बाद यहां से सीधे राजभवन जाएंगी और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम धामी ने कहा कि वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए किसी भी स्तर तक जाना कांग्रेस की नीति रही है। देश में तुष्टीकरण और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोगों को भारत की राष्ट्रवादी जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन की रही है, विभाजनकारी सोच रही है, तुष्टीकरण की इनकी नीति रही है और देश में 60 सालों के अंदर इन्होंने एक विशेष वोट बैंक की चिंता करी है और वही आज इनका जो घोषणा पत्र जारी होता है उस घोषणा पत्र में भी और इनके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने भी अपनी वो सोच एक अपने भाषण में देश के सामने रखी थी कि संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर जो सबकी मेहनत की कमाई होगी उस पर समानता से पहला अधिकार एक वर्ग विशेष को देने की बात करी। ये निश्चित रूप से इनकी तुष्टीकरण की नीति है, वोट बैंक की राजनीति है, विभाजनकारी नीति है और केवल कांग्रेस का विकास और सबका विनाश वाली नीति है। देश की जनता भली भांति समझ रही है कि देश आज आगे बढ़ गया है। देश आज समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है, समान अधिकारों की बात कर रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात कर रहा है और ये देश को फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं। इसलिए इस बार
देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और प्रचंड बहुमत से, ऐतिहासिक मतों से देश की जनता का गठबंधन मोदी जी के साथ हो गया है। विजय श्री मोदी जी होंगे और फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और हमारे साथ उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की नीति रही है कि वो वोट के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, कांग्रेस ने इसको बढ़ावा दिया है। बिल्कुल के आपको बता दें, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव के अन्य चरणों के चुनाव का जैसे तैयारियां शुरू हुई हैं और जो तैयारियां तेज हो रही हैं, उसको लेकर के एक दूसरे पर कटाक्ष दोनों ही राजनीतिक दल, क्योंकि मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और उसके मुकाबले इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, वो सभी घटक दल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके जो बातें कर रहे हैं, उस पर जैसे जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने भाषणों में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, उसको लेकर के जो इंडिया गठबंधन एकदम आक्रामक है। और आज देश भर में इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुष्टीकरण की राजनीति से उस भाषण को जोड़ा जा रहा है। इसी पर कटाक्ष करते हुए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए ये जरूर कहा है कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो कांग्रेस ने हमेशा से की है और कांग्रेस परिवारवाद की, तुष्टीकरण की राजनीति करती रही और अपना भला हमेशा चाहती रही और अपना ही भला सिर्फ किया है, जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। और आज जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में है। आज सभी समान नागरिक संहिता का स्वागत कर रहे हैं, सभी समान जो व्यवस्थाएं हैं उनको लागू करने पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। बिल्कुल पवन, लेकिन जनता के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये समझना, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रही है। और प्रधानमंत्री का ये बयान जो उन्होंने हाल ही में दिया, वो सबसे पहले राजस्थान में देते हैं, उसके बाद अलीगढ़ में कल देते हैं, उसी बयान को दोहराते हैं और फिर टोंक में जाके आज फिर उसी बयान को दोहराया। तो जनता कैसे समझे कि तुष्टीकरण की राजनीति कर कौन रहा है? यही सबसे बड़ी बात है कि जनता को समझाने में कहीं न कहीं जहां अपनी बात समझाने में विपक्ष नाकाम साबित हो रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात को समझाने के लिए जिन प्रयासों की बात कर रहे हैं, जो भी बात उठाते हैं उसको जनता तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन क्योंकि अब चुनाव है, चुनाव में एक दूसरे पर कटाक्ष भी होगा, तुष्टीकरण के आरोप और प्रत्यारोप भी होंगे। जहां कांग्रेस पार्टी एक जाति धर्म की बात करते हुए अपने वोट बैंक में सेंधमारी करने से बचाव की स्थिति में दिखाई दे रही है, उनका जो इंडिया गठबंधन है उनके नेता भी अपने वोट बैंक में कोई सेंध न लगा सके, इस उद्देश्य से इस तुष्टीकरण की राजनीति हो, धर्म की राजनीति हो, एक समाज एक वर्ग की बात हो, तो इसको लेकर के जनता के बीच में जा रही है। अपनी नीति रीति को बताने की बात कर रही है, अपने मैनिफेस्टो को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए उसको न्याय पत्र का नाम भी दिया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसमें ज्यादा सक्षम दिखाई दे रही है, वो एक और अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में कामयाब है, दूसरा विपक्षी दलों की जो बातें हैं या जो उनका घोषणा पत्र है, न्याय पत्र है, उसको झुठलाने में भी कामयाबी हासिल कर रही है। तो ये जब तक चुनाव होगा तब तक ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर जो चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप की बात हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनके ऊपर जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उनको जनता तक पहुंचाने की बात हो, तुष्टीकरण की बात हो, एक धर्म विशेष को टारगेट करके ये कार्य किया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक तरह से सनातनी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ की बात कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी इन सबको जुमला करार दे रही है। तो इसी पर राजनीति चल रही है और ये राजनीति जब तक ये सभी के भाषणों में दिखाई देगी जब तक ये लोकसभा का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है। बिल्कुल पवन, लेकिन जिस तरह से दोनों ही पार्टी अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी यूं कहे कि प्रूफ करने में को लगी रहती हैं, कांग्रेस ये कहती है कि हमने तो आजादी की लड़ाई लड़ी, हम इसलिए राष्ट्रवादी हैं, और बीजेपी पर आरोप लगाती है कि आरएसएस ने तो एक लंबे समय तक तिरंगा तक नहीं फहराया था, और बीजेपी का तो इतिहास है कि उन्होंने आजादी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, फिर वो राष्ट्रवादी कैसे? ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार रहता है। बिल्कुल, ये जब तक चुनाव होगा, देखो जनता ये सब समझ रही है कि कौन राष्ट्रवादी है,
और कौन राष्ट्रवादी सोच का पोषक है, कौन तुष्टीकरण का पोषक है, कौन एक जाति धर्म के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाता है, किस सरकार ने किस धर्म विशेष को बढ़ावा देने का काम किया है, किस सरकार के द्वारा सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, यदि कोई करता है तो उसका परिणाम भी सामने आता है, दिखाई देता है। इस तरह से जो भी कार्य हुए, आज एक सभी पार्टियां अपने आप को राष्ट्रवादी सोच की, राष्ट्र बचाने की, संविधान बचाओ की, कोई संविधान बचाओ की बात कर रहा है, संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, कुर्बानी की बात कर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री रहते हुए कुर्बानी की बात कर रहा हो, देश को बचाने के, देश को आगे ले जाने, देश को विकसित करने की बात कर रहा हो, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस 10 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम काल के रूप में जनता के बीच में रखने का काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ कार्य जरूर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए, ऐसा भूतों में भविष्य भी हो सकता था, बिल्कुल, लेकिन पहले नहीं किया, ये जरूर, ये भी जनता को पता है। लेकिन कुछ जरूर जुमले से दिखाई दे रहे हैं, जो भाषणों में, सिर्फ भाषणों में ही उनका संभव है, लेकिन जमीनी हकीकत उसकी अलग है। जहां एक और गरीबों को का जीवन स्तर ऊंचा करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो वहीं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन और मुफ्त में सिलेंडर देने की बात करती है। ये कैसा विरोधाभास सा एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो और उनके नेताओं की भाषा में दिखाई दे रहा है। एक तरफ गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है, इतने करोड़ हमने आवास बना दिए, इतने करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, उनकी आर्थिकी पर कैपिटा इनकम में उन्होंने बढ़ोतरी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को जब सरकार मुफ्त में राशन दे रही, मुफ्त में उनके घर में जब सिलेंडर पहुंचा रही है, तब उनके घर में चूल्हा जल रहा है, तब उनको रोटी मिल रही है, तो एक बड़ा विरोधाभास सा भी नजर आ रहा है। लेकिन विपक्ष इसको कहीं न कहीं भुनाने में नाकाम साबित हो रहा है। और वहीं सत्ताधारी पार्टी अपने द्वारा किए गए, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो 370 हटाने का मामला हो, 35A हटाने का मामला हो, चाहे वो समान नागरिक संहिता का मामला हो, चाहे वो CAA का मामला हो, इन तमाम चीजों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है और जनता का जो वोट हासिल करने में कहीं न कहीं कामयाबी भी हासिल करने की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया पवन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। डीजीपी अभिनव कुमार ने देहरादून में पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है और साथ ही इस दौरान पुलिस विभाग के बजट पर चर्चा की गई। डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। बैठक में डीजीपी ने कहा कि पुलिस के कुल बजट का बेहतर उपयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में निर्माण एजेंसियों की ओर से अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाए। सभी प्रशासनिक और आवासीय भवनों की बिल्डिंग इन्वेंट्री बना ली जाए, जिससे भवनों का अनुरक्षण समय से हो सके। सभी थाने, चौकियों और पुलिस लाइनों को महिला कार्मिकों के अनुकूल बनाने के साथ निर्माण कार्यों के लोकार्पण का कैलेंडर बनाने का निर्देश दिया गया। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग का फाइनल डेटा सामने आ चुका है। यह तकरीबन 1 से 1.5% मतदान बढ़ गया है। 5 सीटों पर अब कुल 57.24% मतदान हुआ है, जबकि निर्वाचन आयोग ने 20 अप्रैल को 56.89% मतदान का आंकड़ा दिया था, यानी कि लगभग 1% के आसपास बढ़ गया है। उस वक्त सभी पोलिंग पार्टियां नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब सभी पोलिंग पार्टियों के वापस आ जाने के बाद चुनाव आयोग ने सभी आंकड़ों का वेरिफिकेशन किया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, जो अब फाइनल डेटा 5 सीटों का निकलकर सामने आया है, उसमें लगभग 1 से 1.5% मतदान बढ़ गया है। जो पहले 56.89 के आसपास था, वो 57 कुछ हो चुका है। बिल्कुल के आपको बता दें, क्योंकि 19 तारीख को मतदान उत्तराखंड में संपन्न हुआ था सभी 5 सीटों पर।
और जब रात तक जो आंकड़े आ रहे थे उसमें जाहिर सी बात है क्योंकि बढ़ोतरी होनी तय थी, जी। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की कई अति दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पर 3 दिन पहले भी पोलिंग पार्टियां रवाना होती हैं और उसके 3 दिन बाद जब वो पार्टियां जब वहाँ पे स्ट्रांग रूम में अपना जब जो ईवीएम मशीन है उसको जब जमा करती हैं और उसके बाद में जब उनके पास पूरे आंकड़े आते हैं उसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा जो डेटा है उसको कंपाइल करके जब पूरा प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से जब बताया जाता है तभी उसको अधिकृत तौर पे समझा जाता है, क्योंकि जो प्राथमिक तौर पर जो मतदान के दौरान ही जो हर 2 घंटे में जो मत प्रतिशत का जो आकलन किया जाता है, जिस तरह से उनको डेटा जो साइट पे उपलब्ध होता है उसी के आधार पे कहा जाता था। लेकिन 5 बजे तक का जो डेटा था वो और था, अगले दिन का डेटा जो कुछ और था। लेकिन अब जो फाइनली डेटा है वो अब आ चुका है। उत्तराखंड में पिछली बार की अपेक्षा अगर बात की जाए तो इस बार लगभग 4% मतदान कम हुआ है और ये एक बड़ी वजह है जिसको लेकर के सभी पार्टियां चिंतित हैं। हालांकि अभी राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल अब इस कम मत प्रतिशत को भी अपनी जीत का माध्यम बता रहे हैं, अपनी जीत होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब इतने बड़े स्तर पर जब मतदान होता है, इतनी जब व्यवस्थाएं चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है, जन जागरूकता के भी तमाम कार्यक्रम किए गए, सरकारें भी, जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी और जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग है उसके द्वारा भी जगह जगह नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं। जगह जगह जो मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसके बावजूद भी अगर परिणाम ऐसे आते हैं कि पिछली बार की अपेक्षा भी इस बार अगर मत प्रतिशत कम होता है तो ये चिंता का विषय है। और इस पर जाहिर सी बात है कि जब चुनाव संपन्न होंगे, पवन, क्या अभी तक ये समझने की अगर कोशिश की जाए कि आखिर क्या वजह रही, क्या कारण रहे कि लोग अपने घरों से पोलिंग बूथ तक भी नहीं जा पाए? इसके पीछे का क्या कारण समझ में आता है जो परसेंटेज इतना कम रहा? हालांकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि तेज धूप भी इसकी एक वजह है, त्योहारी सीजन भी इसकी एक वजह है, और जो इस समय शादियों का जो माहौल चलता है, पर्वतीय क्षेत्रों में शादियों में जो संलिप्तता जो लोगों की रहती है, जो उसमें व्यस्तता बनी रहती है, उस व्यस्तता के कारण भी मतदान केंद्र तक तमाम लोग जाने की जोखिम नहीं उठाते हैं, जो कहीं न कहीं ये जन जागरूकता की कमी है, मतदाताओं को रिझाने की कमी है, चाहे वो प्रत्याशी के द्वारा हो, राजनीतिक दलों के द्वारा हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा हो, चाहे वो वहाँ का शासन और प्रशासन के द्वारा हो। और कुछ जगह इस तरीके की भी खबरें आई थी कि उत्तराखंड के लगभग 37 गांव में, गांव तोक, माजरा, तो इन जगह पर लोगों ने बहिष्कार भी किया है। और ये एक बड़ी वजह है कि वहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति न होने की वजह से लोगों के अंदर आक्रोश था, और इस आक्रोश की वजह से उन लोगों ने बहिष्कार किया। तो ये जब बहिष्कार कोई जब जनता कर सकती है चुनाव का, और तो ऐसे भी तमाम अन्य जो मतदाता थे वो उदासीन थे, इसी वजह से वो जो मतदान केंद्र था वहां तक जाने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई। इससे लगता है कि सरकार के प्रति जो उदासीनता है जनता की वो जरूर दर्शाती है, और यही वजह है मुख्य जो मत प्रतिशत कम हुआ है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका पवन, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। गर्मियां आते ही आग लगने की घटनाएं शुरू हो गई हैं। थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत चुन्ना भट्टा इलाके में गद्दे की दुकान में भीषण आग लग गई। गोदाम में भयंकर आग लगने से गद्दे के गोदाम की चपेट में दूसरा फर्नीचर गोदाम भी आ गया। गोदाम में आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद थाना रायपुर पुलिस और अग्निशमन की गाड़ियों को मौके पर पहुंचाया गया। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक दोनों गोदामों में रखा सामान जलकर राख हो चुका था, जिससे दुकान और गोदाम स्वामी का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नगर अग्निशमन अधिकारी के अनुसार फायर ब्रिगेड की 8 से 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है।
हरिद्वार के लक्सर में प्रेम प्रसंग के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस चौकी बुलाए गए युवक ने पुलिस के सामने ही जहर खा लिया है, जिससे पुलिस के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में उसे लक्सर के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया। हरिद्वार के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। युवक दुकान चलाता था और शादीशुदा था। उसका एक बेटा भी है। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पूछताछ के दौरान प्रशांत ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और जहरीला पदार्थ खा लिया। मामले की जांच एसपी देहात को सौंपी गई है। साथ ही वीडियोग्राफी के साथ मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। एक युवती द्वारा थाना चौकी क्षेत्र में एक कंप्लेन दी गई थी कि एक व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है। एक सामान्य पूछताछ के लिए पुलिस को बुलाया गया था, साथ में उसके परिजन भी साथ ही आए थे। इस बीच जो है वो युवक ने वहाँ पर जहर खाने की कोशिश की थी पूछताछ के बाद में, और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद हेल्थ सेंटर से रेफर किया गया। उसकी डेथ है। उस पर पूरे प्रकरण की जाँच एसपी ग्रामीण द्वारा की जा रही है। और साथ में लोगों के द्वारा ये भी कहा गया है वीडियोग्राफी के साथ पूरे इसका जो है पीएम कराया जाएगा। अभी तक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।